देश दुनिया की सारी बड़ी खबर के साथ के सामने मौजूद करेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी ट्रेन आपको बताएंगे, जहां पर कांग्रेस पार्टी ने अचानक से 12 राज्यों के संगठनों की हाई प्रोफाइल बैठक अचानक से बुलाई है। दोस्तों बताएंगे बिहार चुनाव के नतीजे के बाद क्या देशव्यापी आंदोलन छेड़ने जा रही है कांग्रेस पार्टी, डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर क्या प्रशांत किशोर के साथ में साझेदारी को लेकर कांग्रेस पार्टी कर रही है बड़ी तैयारी, बताएंगे एक बड़ी भनक लगी है दोस्तों। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर हिंदुस्तान अवाम मोर्चा यानी जीतन राम मांझी नीतीश कुमार से बातचीत करने की जगह सीधे दिल्ली जाने का फैसला लिया है। दोस्तों बताएंगे क्या बोल रहे हैं और कौन से कसक दूर करने का दावा कर रहे हैं दोस्तों। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर चुनाव आयोग की ओर से दिया जा रहा था कि ऐसा धमकी, जिसके बाद लोगों ने सोशल मीडिया पर जमकर चुनाव आयोग को सबूत देने शुरू कर दिए। बताएंगे क्या है पूरा मामला, एक एक करके चलेंगे डिटेल में, सारी बड़ी जानकारी अब तक पहुंचाएंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि अब बिहार चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस पार्टी समेत देश की सारी बड़ी पार्टियों को, विपक्ष की पार्टियों को एकजुट होकर देश के संस्थानों पर दबाव बनाना चाहिए कि वो निष्पक्ष चुनाव करवाए और पार्टियों के संगठन के स्तर पर भी जोरदार तरीके का बदलाव होना चाहिए, उसी से देश की तस्वीर बदलेगी और होगा बदलाव। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पल पल की पूरी अपडेट आप लोग तो लगातार इसी तरीके से पहुंचती रहे। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर बिहार के विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद महागठबंधन की ओर से अलग अलग तरीके की प्रतिक्रिया दी जा रही है दोस्तों। महागठबंधन की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने जहां पर एक और आज 17 तारीख को पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक बुलाई है और बिहार चुनाव को लेकर डिटेल में जानकारी इकट्ठा की जा रही है दोस्तों। तो दूसरी ओर अचानक से कांग्रेस पार्टी ने बड़ा फैसला लिया है। कांग्रेस पार्टी ने 12 राज्यों के कांग्रेस पार्टी के नेताओं की बैठक बुलाई है दोस्तों। 18 नवंबर को इंदिरा गांधी भवन में यह बैठक तत्काल प्रभाव से बुलाई गई है, जिसका नेतृत्व करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी। दोनों की मौजूदगी में 12 राज्यों के संगठन से बातचीत की जाएगी। पदाधिकारियों को बुलाया गया है इंदिरा भवन में। इस बैठक के दौरान जो मेन फोकस रहने वाला है वो एसआईआर को लेकर समीक्षा और आगे की रणनीति तय करना रहेगा। बिहार के अंदर जिस तरीके के चुनाव का रिजल्ट सामने आया दोस्तों, उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने विचार करना शुरू कर दिया है कि एसआईआर और वोट चोरी के मामले को लेकर जो देश भर के अंदर लोगों के बीच में सबूत सौंपे जा रहे हैं, उन पर चर्चा उस स्तर पर नहीं हो रही है और नैरेटिव शायद नहीं बन पा रहा है, जिस कारण चुनाव के नतीजे कुछ इस प्रकार के हैं और पार्टी को इस मामले को लेकर और बड़े आंदोलन चलाने पड़ेंगे, लोगों के बीच में अवेयरनेस का प्रोग्राम चलाना पड़ेगा। ऐसे में दोस्तों 12 अन्य राज्यों के अंदर भी एसआईआर चल रहा है और इसीलिए संगठन के लोगों को बुलाकर उन्हें बिहार से जो सीख मिली है वो भी बताने की कोशिश की जाएगी। अगर आप भी मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी को एसआईआर वाले मुद्दे को लेकर और वोट चोरी के मामले को लेकर देशव्यापी आंदोलन की शुरुआत करनी चाहिए, तभी देश के अंदर वोट चोरी के मामले पर चर्चा होगी और खासकर जो राहुल गांधी सबूतों के साथ सवाल पूछ रहे हैं वे सारे सबूत जनता के बीच में तेजी से जाएंगे। अगर आप भी मानते हैं कि लोगों के बीच में जब तक जानकारियां उपलब्ध नहीं होगी और लोग इन मामलों पर चर्चा नहीं करेंगे, तब तक देश के अंदर चुनाव की निष्पक्षता को लेकर उठने वाले सवाल सॉल्व नहीं होंगे। दोस्तों 2 शब्द जरूर लिखकर बताइएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। ऐसे में कांग्रेस पार्टी की ताबड़तोड़ बैठकों के बीच में प्रशांत किशोर के साथ में पार्टी की वापस से साझेदारी के बारे में भी चर्चाएं चल रही है दोस्तों। कई सारे लोगों का मानना है कि अब प्रशांत किशोर, क्योंकि बिहार की राजनीति में असली मुद्दों के इर्द गिर्द चुनाव कराने में तो सफल रहे, लेकिन उनकी पार्टी को बहुत खराब परफॉर्मेंस झेलना पड़ा, यानी उनकी पार्टी बुरी तरीके से चुनाव हार गई। हालांकि वो जनता के बीच में अपने मुद्दे पहुंचा दे रहे थे, लेकिन क्योंकि उनके पास कोई पार्टी या मजबूत संगठन नहीं था, इसलिए उनको कुछ खास सफलता मिली नहीं, बल्कि बुरी तरीके से उनकी पार्टी चुनाव हार गई दोस्तों। ऐसे में अब कई सारे लोग ये दावा कर रहे हैं कि प्रशांत किशोर को भविष्य की राजनीति के लिए अपने पुरानी विचारधारा पर लौटनी चाहिए, जो उन्होंने कहा था कि मैं चाहता था कि कांग्रेस के साथ मिलकर गांधी की विचारधारा को ग्रास रूट यानी जमीनी स्तर से देश के हर कोने तक पहुंचाऊं और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करूं, यानी कांग्रेस पार्टी को गांधी की विचारों पर वापस से लाकर संगठन का विस्तार करके कांग्रेस पार्टी को देश में वापस से स्थापित करूं। ऐसे में दोस्तों पहले कांग्रेस से बातचीत नहीं हो पाई थी, लेकिन अब क्योंकि कांग्रेस ने देखा है कि क्या चाहते हैं प्रशांत किशोर और प्रशांत किशोर के काम करने का क्या तरीका है, तो अब कांग्रेस के पास भी मौका है कि वो प्रशांत किशोर के साथ आए और इससे दोनों का फायदा होगा। आप लोग इस पूरे मामले पर क्या राय देना चाहते हैं दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार में अप्रत्याशित नतीजों के बाद एनडीए गठबंधन में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर चर्चाएं अभी केवल चल रही है दोस्तों। कोई आधिकारिक अनाउंसमेंट नहीं हुआ है कि नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। ऐसे में नीतीश कुमार को इंतजार है कि एनडीए गठबंधन वाले एक साथ बोलेंगे कि नीतीश कुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे और इसके बाद नीतीश कुमार अपना अभी के मुख्यमंत्री के पोस्ट से इस्तीफा देकर, यानी जो कार्यकारी मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, उस पोस्ट से इस्तीफा देकर नए मुख्यमंत्री के लिए शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन करवाएंगे दोस्तों। लेकिन अभी जो जानकारी है उसके अनुसार नीतीश कुमार
कुमार को ना तो चिराग पासवान की ओर से आश्वासन मिला है, ना ही जीतन राम मांझी आश्वासन दे रहे हैं कि नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। ऐसे में दोस्तों नीतीश कुमार से मुलाकात किए बिना जीतन राम मांझी दिल्ली के रास्ते पर निकल गए हैं। हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बिहार में चल रही सरकार बनाने की कवायद के बीच में एक बड़ा बयान जारी किया है। दोस्तों उन्होंने कहा है कि 46 साल की राजनीति में मैंने अपने जीवन में कभी कोई मंत्री का पोस्ट नहीं मांगा, लेकिन कुछ कसक है उस पर हम धर्मेंद्र प्रधान जी से बात करने के लिए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया है कि वह नहीं बताएंगे कि आखिर क्या कसक है जिसको दूर करने के लिए धर्मेंद्र प्रधान से बातचीत करनी पड़ रही है, लेकिन नीतीश से मुलाकात न करके सीधा दिल्ली रवाना होना, इससे पता चल रहा है दोस्तों कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा, ये बात कई दिनों से लोग बोल रहे हैं और बीजेपी के पास ये सुनहरा मौका है कि वो खुद का मुख्यमंत्री बनाए। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी ये हिम्मत जुटा पाएगी, क्योंकि महागठबंधन भी नीतीश कुमार के साथ में खड़ा होता नजर आ रहा है। तो नीतीश कुमार या तो बीजेपी से एनडीए गठबंधन से मुख्यमंत्री बनेंगे या महागठबंधन से। अगर बीजेपी ने आनाकानी करने की कोशिश की तो पलटी मारने में नीतीश कुमार को उतना ही टाइम लगता है जितना पलटी शब्द बोलने में लगता है। दोस्तों जैसे पता चलता है कि नीतीश कुमार की पलटी जल्द आने वाली है। अगर इसी तरीके से किया गया तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों इसी के साथ में चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर तेज प्रताप यादव की पार्टी जनशक्ति जनता दल ने एनडीए गठबंधन को अपना नैतिक समर्थन देकर बता दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर तेज प्रताप यादव काम कर रहे थे, उनको वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी बीजेपी की सरकार ने दिया। दोस्तों इसके बाद अब तेज प्रताप यादव लालू यादव की विचारधारा को भूलकर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को सपोर्ट कर रहे हैं। बीजेपी की विचारधारा को रोकने के लिए लालू यादव ने पूरा जीवन खपाया दोस्तों, लेकिन उनका बेटा तेज प्रताप यादव अब भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, नैतिक समर्थन कर रहा है। अगर आप भी मानते हैं कि जो बची कुची इज्जत थी तेज प्रताप यादव की वो भी अब पूरी तरीके से समाप्त हो गई है, और जो थोड़े बहुत आरजेडी के लोग सिंपैथी रखते थे, भावना रखते थे तेज प्रताप यादव को लेकर, वो भी पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार के एसआईआर को लेकर कई सारे सवाल खड़े होते हैं। दोस्तों कई सारे लोगों ने कहा कि उनका नाम कट गया, चुनाव आयोग ने यह दावा सच मानने से मना कर दिया और अलग अलग राज्यों में वोट डालने वाले लोग बिहार में आकर भी वोट डाल रहे हैं और खुद से तस्वीर शेयर कर रहे हैं। इस पर भी चुनाव आयोग की ओर से कोई एक्शन नहीं लिया गया। दोस्तों बीच चुनाव में 10-10 हजार रुपए महिलाओं के खाते में भेजा गया, लेकिन चुनाव आयोग एकदम चुप्पी साध कर मौन व्रत पर चला गया दोस्तों, और कोई रोक टोक नहीं की गई। लेकिन अब जो एक खबर है उसके अनुसार चुनाव आयोग ने एक ऐसा एक्शन लिया है कि अब चुनाव आयोग पर ही लोग निशाना साधने लगे। दोस्तों दरअसल हुआ यह कि चुनाव आयोग ने अभिनेत्री नीतू चंद्रा को बिहार चुनाव के ब्रांड एम्बेसडर की भूमिका से हटा दिया है। दोस्तों नीतू चंद्रा ने चुनाव के दौरान कई बार एनडीए सरकार की तारीफ की थी और उनकी राजनीतिक टिप्पणियां सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई थी। विपक्ष ने भी इस पर कई सारे सवाल उठाए थे और काफी ज्यादा ये चर्चा का विषय रहा। अब जाकर नीतू चंद्रा को मतदाता जागरूकता अभियान से चेहरे के तौर पर हटाया गया है। दोस्तों सवाल सबसे बड़ा यह है कि बीच चुनाव में अगर कुछ ऐसा एक्शन लेते तो माना जाता है कि ठीक है चुनाव आयोग कुछ नहीं तो कुछ एक्शन तो ले ही रहा है, लेकिन जब चुनाव समाप्त हो गया उसके बाद अब ब्रांड एम्बेसडर के पोस्ट से हटाया जा रहा है। जब इस अभिनेत्री को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था और इसको निष्पक्ष रहना था, तब तो इसने जाके प्रचार कर दिया एनडीए गठबंधन को, और आप हटा ही देंगे तो उससे हो क्या जाएगा? 2 शब्द जरूर लिखकर बताइएगा। दोस्तों इस पूरे मामले पर अगर आप भी मानते हैं कि चुनाव आयोग इस तरीके के एक्शन तो ले रहा है, लेकिन जो रियल एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है, जहां पर एक एक व्यक्ति 2-2 जगह वोट डाल दे रहा है, तो उस पर कोई एक्शन नहीं है, तो लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कर्नाटका की राजनीति में शनिवार को उस समय हलचल मच गया दोस्तों, जब राज्य के मंत्री प्रियांक खड़गे ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि संगठन ने 100 साल के बाद पहली बार कानून का पालन करने का प्रस्ताव दिया। खड़गे चितपुर में आरएसएस की प्रस्तावित गतिविधि के संदर्भ में बोल रहे थे, जिसके लिए संघ ने प्रशासनिक अनुमति मांगी है। खड़गे के अनुसार चितपुर शहर में प्रशासन ने किसी भी प्रकार की सार्वजनिक आयोजन या रैली करने के लिए साफ तौर पर शर्तें निर्धारित की है। उन्होंने कहा कि आरएसएस पर इससे पहले कई बार नियमों के नजरअंदाज करने के आरोप लगते आए हैं, लेकिन इस बार उन्होंने खुद विभाग से औपचारिक अनुमति ली है, जिसके पिछले रुख से जो उनके पिछले रुख से एकदम अलग है। यानी आरएसएस वाले पहले परमिशन नहीं लिया करते थे, लेकिन अब कर्नाटका के अंदर जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की सरकार ने सख्ती बरतनी शुरू की है दोस्तों, उसके बाद अब जो कार्यक्रम इनको करने पड़ रहे हैं उसमें इनको सरकार से पूछना पड़ रहा है। अब मजबूरी बन चुकी है। इससे पता चलता है कि जब से कांग्रेस पार्टी ने सख्ती बरती है, कहीं ना कहीं अब आरएसएस वालों को समझ में आ रहा है कि नियमों का पालन करने का क्या मतलब होता है। नियम मानने ही पड़ेंगे, क्योंकि खड़गे एकदम एग्रेसिव है दोस्तों। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आरएसएस वालों को झंडा भी मानना पड़ेगा, भारत का संविधान भी मानना पड़ेगा, भारत के महापुरुषों को भी मानना पड़ेगा, किसी के खिलाफ कोई उल्टा नहीं बोलने देंगे और सारे नियम कानूनों का पालन करना पड़ेगा। आप लोग इस पूरे मामले में 2 शब्द जरूर लिखकर बताइएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर 4 पत्रकारों की एक बैठक के दौरान का एक वीडियो है दोस्तों, यानी सोशल मीडिया पर 4 पत्रकारों की बातचीत के वीडियो में एक अहम बात सामने आती है। इसमें एक पत्रकार दावा करता है कि राहुल गांधी जी चुनाव आयोग को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उस दिन भले ही छुट्टी हो, चुनाव आयोग कार्यालय
कार्यालय में मुख्य अधिकारी से लेकर जो उनका पियोन होता है वो भी उपस्थित होता है। जिस दिन राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उसी दिन गुरु नानक जी की जयंती थी। फिर इसके बावजूद भी चुनाव आयोग पूरी तरीके से खुला हुआ था, कार्यालय पूरी तरीके से खुला हुआ था। जिस दिन राहुल गांधी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, बीजेपी के बड़े बड़े नेता भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिखाई देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी बोलते हैं और इसे सब इग्नोर कर देते हैं, जैसा भाजपा वालों का दावा है कि राहुल गांधी की बात कोई सुनता नहीं है। अगर राहुल गांधी की बात कोई सुनता नहीं तो जवाब देने के लिए भाजपा के बड़े बड़े नेताओं को नहीं उतरना पड़ता और राहुल गांधी के प्रेस का जोरदार तरीके का असर होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दोस्तों दो शब्द जरूर लिखकर बताइएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के पर्यावरण मंत्री का सोशल मीडिया पर दो तस्वीरें काफी ज्यादा लोगों के बीच में शेयर की जा रही है। दोस्तों ये जो तस्वीरें हैं इसमें बीजेपी के केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव मौजूद है, यानी जिनकी जिम्मेदारी है देश के पर्यावरण को बचाने की। और दिल्ली समेत देश के कई राज्यों के अंदर एयर क्वालिटी खराब हो चुकी है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 प्लस 500 भी हो चुका है, कहीं कहीं 700-800 भी हो चुका है। दोस्तों यानी भयावह वायु गुणवत्ता में गिरावट देखने को मिल रही है। इसके बावजूद पर्यावरण मंत्री को इस बारे में कुछ भी पता नहीं है दोस्तों। और पर्यावरण मंत्री चुपचाप से भारतीय जनता पार्टी के बंगाल की राजनीति तय कर रहे हैं, यानी अभी भी बिहार में चुनाव खत्म हुआ और बंगाल में बीजेपी को जिताने के लिए रणनीति बनाने के लिए बैठ गए भूपेंद्र यादव। सवाल ये उठता है कि अगर भूपेंद्र यादव बीजेपी का ही चुनाव प्रचार करते रहेंगे, भाजपा का ही संगठन विस्तार करते रहेंगे, तो फिर भूपेंद्र यादव कब पर्यावरण के बारे में ध्यान देंगे। और दिल्ली जैसे शहर जहां पर AQI 600-700 पहुंच चुका है, वहां पर लोगों को कैसे AQI से मुक्ति दिलवाया जाएगा। पूरे दिल्ली को गैस चैम्बर में तब्दील कर दिया गया, उससे कैसे मुक्ति मिलेगी, ये कोई जवाब नहीं है इनके पास। दोस्तों भाजपा के नेता पर्यावरण मंत्री होकर पर्यावरण का काम नहीं बल्कि भाजपा को बंगाल में कैसे जिताना है इस काम पर लगे पड़े हैं। अगर आप भी मानते हैं कि इससे साफ तौर पर जनता का नुकसान हो रहा है तो लिखकर जरूर बताएगा। या तो इनको अपने पोस्ट से इस्तीफा दे देना चाहिए, किसी और को पर्यावरण मंत्री बना दे, कम से कम वो अपना काम तो करे, लेकिन इनको संगठन का काम भी संभालना है और पर्यावरण मंत्री भी बनना है, तो ये तो जनता को बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर सोशल मीडिया पर आज तक रेडियो पर एक व्यक्ति के द्वारा दावा किया गया कि रिपोर्टर्स के तौर पर जब वो लोगों से मुलाकात करने के लिए बिहार पहुंचे तो उनको कई तरीके के अनुभवों का सामना करना पड़ा, कई तरीके के उनको अनुभव रहे। एक अनुभव शेयर करते वो दावा करते हैं कि मुझको एक व्यक्ति आकर बिहार में बताता है कि उसने दो जगह पर वोट डाला है। और जब ये कहानी शेयर की जा रही है तो इस पर सुप्रिया शिनेट ने कहा कि पपीते का पत्ता बिहार में वोट चोरी, यानी बहुत आसान काम हो चुका है बिहार में वोट चोरी। इस पर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर बिहार कहता है, यानी चुनाव आयोग के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर कहते हैं कि कृपया वीडियो में उल्लेखित मतदाता का नाम, EPIC नंबर, बूथ नंबर, विधानसभा संख्या उपलब्ध करवाइए ताकि जांच करके नियम अनुसार कार्रवाई की जा सके। बिना किसी तथ्यात्मक जानकारी के उक्त दावा पुष्टि नहीं होता है और किसी भी तरीके के फेक न्यूज फैलाने पर यथा उचित कार्रवाई की जाएगी। यानी चुनाव आयोग की ओर से धमकी दी गई है कि कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों आपको बता दें कि जो रिपोर्टर ये दावा कर रहा है कि उससे एक व्यक्ति ने आकर बताया था कि उसने दो जगह 3 जगह वोट डाला है, उस रिपोर्टर के दावे पर चुनाव आयोग के द्वारा इस तरीके के जवाब के बाद अब लोगों ने एग्जाम्पल उदाहरण देने शुरू कर दिया। दोस्तों लोगों ने कहा कि एक व्यक्ति है जिसका नाम अजीत है, वो दिल्ली से आकर बीजेपी के लिए बिहार में वोट डालता है, चलिए उसके ऊपर एक्शन लेकर दिखाइए। वो दिल्ली के MCD में भी चुनाव में वोट डालता है, वो विधायकी के चुनाव में भी वोट डालता है और यहाँ पर बिहार में आकर भी वोट डालता है। उसके सारी डिटेल दी गई है अजीत ओझा की, लेकिन उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। चुनाव आयोग को टैग कर करके बोला गया कि ये लीजिए सबूत, कार्रवाई करिए। ऐसे कई सारे मामले सामने आए थे जहां पर कई सारे लोगों ने दिल्ली में वोट डाला था और फिर बिहार में वोट डालने के लिए पहुंचे थे। ऐसे में दोस्तों आप लोग क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय जरूर लिखकर बताइएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें इसी मामले को लेकर रवीश कुमार की ओर से भी जवाब दिया गया। दोस्तों रवीश कुमार कहते हैं कि जिन लोगों के नाम फोटो इसी माध्यम में आपको टैग करके बताए गए वे दो राज्यों के अंदर चुनाव में वोट देते रहे, उनके बारे में आपका जवाब आ गया क्या, ये सवाल पूछा गया। आगे वो कहते हैं कि भले ही वो 4-5 उदाहरण थे, लेकिन बताना का चाहिए कि SIR लिस्ट में डुप्लीकेट वोटर कैसे हैं, ये सवाल है। दूसरा, राज्यसभा के सांसद कपिल सिब्बल ने आरोप लगाया कि ट्रेन से वोटर भेजे गए, इसकी जांच क्यों नहीं कराई गई, जवाब आ गया क्या। यानी चुनाव आयोग से आप पूछा जा रहा है कि आप जवाब दीजिए, आपको तो हमने कई सारे सबूत दिखाए हैं, लोग टैग कर करके बोल रहे हैं कि इन्होंने 2 जगह वोट डाला है, आप क्यों इस पर जवाब नहीं देते। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों की बात एकदम सही है, चुनाव आयोग को अगर एक मुद्दे को लेकर चिंता है तो उनको अन्य चीजों को लेकर भी चिंता होनी चाहिए और बताना चाहिए कि उनको जो सबूत दे रहे हैं, टैग कर रहे हैं, तो इस पर चुनाव आयोग क्यों नहीं जांच बिठा रहा कि कैसे एक व्यक्ति 2 अलग अलग राज्यों के अंदर वोट डाल सकता है और जिसने वोट डाला है उसको अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। ये तो इलीगल है कि एक व्यक्ति 2 जगह वोट डाल रहा है। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों इस पूरे
मामले पर चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें एनडीए सरकार के 18 मंत्रियों की संभावित लिस्ट तैयार हो गई है। जेडीयू और बीजेपी के जिन नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा उसमें कई सारे नाम चर्चा में चल रहे हैं। दोस्तों 18 के नाम तय माने जा रहे हैं। जिन लोगों के नाम है उसमें सम्राट चौधरी, नितिन नवीन, मंगल पांडे, राम कृपाल यादव जो इस बार रीतलाल यादव को दानापुर से हराकर चुनावी मैदान में जीत हासिल करके आए हैं, उनको भी मंत्री बनाया जाएगा क्योंकि यादव वोटों को एनडीए गठबंधन अपनी ओर रिझाना चाहती है। इसके बाद रजनीश कुमार को अपने साथ में लाकर मंत्री बनाने की कोशिश है। दोस्तों हम पार्टी के संतोष मांझी को भी मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन जिस हिसाब से जीतन राम मांझी दबाव की राजनीति कर रहे हैं दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि जीतन राम मांझी चाहते हैं कि उनके बेटे संतोष मांझी को इस बार उप मुख्यमंत्री का पोस्ट मिल जाए। हालांकि उप मुख्यमंत्री का पोस्ट काफी मुश्किल है क्योंकि इस बार दावेदारी और ज्यादा है। एक तो भारतीय जनता पार्टी की दावेदारी, बल्कि 2 दावेदारी उप मुख्यमंत्री को लेकर हो सकती है और एक चिराग पासवान की पार्टी का भी उप मुख्यमंत्री हो सकता है। तो 3 तो उप मुख्यमंत्री ऐसे ही हो जाएंगे और अगर जीतन राम मांझी भी मांगेंगे तो फिर एक पार्टी उपेंद्र कुशवाहा की बस्ती है, वो भी कहेगी कि हमको भी उप मुख्यमंत्री का पोस्ट दे दीजिए, तो सारे उप मुख्यमंत्री ही बन जाएंगे। तो फिर मंत्री कौन बनेगा? कुल मिलाकर दोस्तों इस बार जो समीकरण है उसको वापस से सेट कर पाना काफी मुश्किल भरा काम है क्योंकि बीजेपी और नीतीश कुमार दोनों के पास ये पावर है कि वो अपने दम पर यानी नीतीश कुमार को हटाकर बहुमत हासिल कर ले यानी बहुमत का आंकड़ा जुटा ले। इसलिए कहीं ना कहीं दोनों इस बार जो बातचीत करेंगे बराबर के अधिकारों पर बातचीत होगी। जो भी जानकारी इससे जुड़ी आती रहेगी आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें बिहार के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद बीजेपी के नेता के विवादित बयान पर अब कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता ने पलटवार किया है। दरअसल खबर यह है कि बिहार चुनाव को लेकर एनडीए गठबंधन को मिली बंपर जीत के बाद असम बीजेपी के नेता और मंत्री अशोक सिंगला ने एक पोस्ट किया। दोस्तों उन्होंने पोस्ट करके नया विवाद उपजा दिया है। इस पोस्ट में वैसे तो अशोक ने गोभी की खेती की एक फोटो शेयर की है दोस्तों, लेकिन भागलपुर दंगे से इसे जोड़कर कहीं ना कहीं बिहार से इसे जोड़कर भागलपुर दंगे को याद कराकर मुस्लिम समाज पर निशाना साधने की कोशिश की जा रही है। इस पर जवाब देते हुए शशि थरूर ने कहा कि वो कोई कम्युनिटी के ऑर्गेनाइजर नहीं है, लेकिन संयुक्त बयान जारी करना उनका काम भी नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि लेकिन समावेशी भारत के एक समर्थक और गौरवान्वित प्राउड हिंदू के नाते मैं अपनी और अपने जानने वाले ज्यादातर हिंदू की ओर से यह कह सकता हूं कि ना तो हमारा धर्म ना ही हमारा राष्ट्रवाद ऐसे नरसंहार की मांग करता है, उन्हें उचित ठहराया भी नहीं जाता और उनका समर्थन भी नहीं करता, ना ही इसकी सराहना करता है। और इस तरीके के व्यक्ति जो मंत्री के पोस्ट पर बैठा है दोस्तों, उसके बयानों की घनघोर निंदा की जा रही है। आप लोग इस पूरे मामले पर 2 शब्द जरूर लिखकर बताइएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तब, जहां पर ऐसी जगह पर रहने का क्या कोई फायदा है। बीजेपी से निष्कासित होने के बाद आरके सिंह ने डंके की चोट पर कहा है कि उनको बीजेपी में अब थोड़ा भी समय रहना नहीं है। उन्होंने कहा कि जहां पर मेरे द्वारा उठाए गए सवालों पर चर्चा नहीं हो रही, बातचीत नहीं हो रही, मुझ पर एक्शन हो रहा है, तो वहां पर मैं क्यों रहूंगा। तो उन्होंने कहा है कि मुझे बिल्कुल भी इस बात का अफसोस नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी से मैंने इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी मुझे पार्टी से हटाना चाहती थी, मैंने पहले इस्तीफा दे दिया। साथ साथ चलते एक और अपडेट की तरफ, जिसमें एक इंटरव्यू के दौरान खान सर ने कहा था कि सबको पता है कि नीतीश कुमार बिहार में सरकार नहीं चला रहे हैं, बल्कि बिहार में सरकार कोई और नीतीश कुमार का चेहरा दिखाकर चला रहा है। आप लोग भी जानते हैं दोस्तों कौन है जो नीतीश कुमार का चेहरा दिखाकर अपनी सियासत कर रहे हैं। और खान सर के द्वारा जो दावा किया गया है ये बात एकदम सही मानते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएंगे दोस्तों। और कहते हैं कि खान सर जो बोल रहे हैं काफी ज्यादा एनालिसिस के बाद बोल रहे हैं। सबको पता है कि नीतीश कुमार अब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करते, मीडिया से बात नहीं करते और कोई ना कोई उल्टी सीधी हरकत करते रहते हैं। तो उनके स्वास्थ्य के हालात को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं दोस्तों। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अपना मुख्यमंत्री बनाने को लेकर जो उम्मीद करके बैठी है, बीजेपी के लोग भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर नजर बनाए हुए हैं दोस्तों। हालांकि अभी की स्थिति में नीतीश कुमार चल फिर रहे हैं और अच्छे से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार जिस तरीके के नेता हुआ करते थे, सुपर एक्टिव नेता हुआ करते थे और भाषण में भी एक तत्परता देखने को मिलती थी दोस्तों, वे सभी चीजें कम हो गई है। और नीतीश कुमार भाषण भी नहीं देते, बल्कि उनको देने भी नहीं दिया जाता भाषण। और आसपास में बीजेपी के लोग खड़े होते हैं ताकि नीतीश कुमार को उल्टा काम करे तो बीजेपी के लोग उसे तुरंत रोक दे। आप लोग क्या कहना चाहते हैं दोस्तों? क्या आप मानते हैं कि नीतीश कुमार आज भी पटना में बिहार में सरकार चला रहे हैं, या फिर नीतीश कुमार का चेहरा दिखाकर पीठ पीछे से कोई और सरकार चला रहा है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ दोस्तों भारत के प्रधान न्यायाधीश BR गवई ने एक बार फिर से दोहराया है कि अनुसूचित जातियों के आरक्षण की क्रीमी लेयर को शामिल नहीं करने के वो पक्ष में है। यानी चीफ जस्टिस 75वें भारत और जीवंत भारतीय संविधान नामक एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आरक्षण के मामले को लेकर एक IAS अधिकारी के बच्चे की तुलना गरीब खेतीहर मजदूर से नहीं की जानी चाहिए। न्यायमूर्ति ने कहा कि मैंने आगे बढ़कर इस पर विचार रखा कि क्रीमी लेयर की अवधारणा जैसा कि इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ और अन्य में किया गया लागू होना चाहिए। जो अन्य पिछड़ा वर्ग पर लागू होता है वहीं पर अनुसूचित जाति पर लागू होना चाहिए। हालांकि इस मुद्दे पर मेरे फैसले की व्यापक रूप से आलोचना हुई है। यानी अनुसूचित जाति के द्वारा जो आरक्षण का लाभ उठाया जाता है उस कैटेगरी के अंदर, SC कैटेगरी के अंदर कोई भी इस तरीके का क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी भी इसी स्टैंड के साथ खड़ी है दोस्तों। ऐसे में BR गवई के इस बयान
राजस्थान को लेकर कुछ दक्षिण पंथी संगठन के लोग फिर से भड़केंगे। दोस्तों आप लोग क्या कहना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ राजस्थान के चूरू से जयपुर के लिए किसान एकता ट्रैक्टर मार्च 17 तारीख को कूच करेगा। सांसद कसवा करेंगे इसका नेतृत्व। आपको बता दें कि 2021 का 500 करोड़ का बीमा क्लेम निरस्त होने और विभिन्न फसल के सीजन का बकाया क्लेम जारी करने, बीमा पोर्टल पर डाटा एंट्री नहीं होने सहित किसानों की अन्य समस्याओं को लेकर 17 नवंबर को चूरू से जयपुर तक किसान एकता ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। इसका नेतृत्व राहुल कसावा करेंगे। आप लोग इस पूरे मामले पर क्या राय देना चाहते हैं? धीरे धीरे करके राजस्थान के अंदर जो उपचुनाव के नतीजे आए हैं, कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगियों के हौसले बढ़े हुए हैं। दोस्तों सबको लग रहा है कि अगर जनता के मुद्दे इस तरीके से उठाते रहेंगे तो जनता जरूर आने वाले दिनों के अंदर राज करने का एक बार फिर से मौका देगी। और राजस्थान हर 5 साल में पलटी मारता है। दोस्तों राजस्थान नेता बदल देता है, अपना नेतृत्व बदल देता है और कहीं ना कहीं इस बार भी कांग्रेस पार्टी को उम्मीद है कि भजनलाल शर्मा को बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री बनाकर कहीं ना कहीं अगले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हार पहले ही सुनिश्चित कर दी है। क्योंकि भजनलाल शर्मा को भारतीय जनता पार्टी के कुछ एक नेता यानी मोदी और शाह के सिवा ऐसा लग रहा था कि कोई नहीं जानता। और राजस्थान के जो लोकल लोग हैं उन्होंने भजनलाल शर्मा को कभी देखा तक नहीं था दोस्तों, जिसे मोदी और शाह ने मुख्यमंत्री बना दिया। अपने हिसाब से चलते हैं मोदी और शाह, इसीलिए मोदी और शाह का राजस्थान के संगठन के अंदर भी भीतर भी जोरदार तरीके का एक विरोध होता आया है। दोस्तों 2 शब्द जरूर लिखकर बताइएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तब, जहां पर सीएम नायडू ने ऐलान किया है कि फ्री एजुकेशन मिलेगा। अल्पसंख्यक समाज की लड़कियों को और 1 लाख रुपए मदद दी जाएगी हज की यात्रा करने के लिए। और हज बिल्डिंग भी बनाने का ऐलान किया गया है। यानी मुस्लिम समाज के लोगों के लिए कई सारे विकास कार्य आंध्र प्रदेश में किए जाएंगे। अब बीजेपी वाले सोच रहे होंगे कि एनडीए गठबंधन में है चंद्रबाबू नायडू और वो जो ये फैसला ले रहे हैं, इस फैसले पर अगर बीजेपी का लोग एक शब्द भी बोलेगा दोस्तों तो आप लोग जानते हैं कि चंद्रबाबू नायडू आज की डेट में क्या कुछ कर सकते हैं। हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत धन्यवाद।